अगर हम ट्रम्प रेजिडेंस में अपना कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल पहले चेक होगा और हमारी क्या नाम है बैकग्राउंड चेक होगा। ये किस तरीके की डील होती है? आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस हमेशा चेक होगा। तो अभी पुराना ज़माना नहीं है कि जो बोर्ड लगा के बैठ गए ABC XYZ स्टेट्स, लोग आएंगे आपके पास, फ़ोन डायरेक्टरीज खत्म हो गई, गूगल भी धीरे धीरे ऑब्सोलीट होगा। करेक्ट। सारी चीज़ें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और लिंक्डइन पर, वहाँ पे आपका प्रोफाइल अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कस्टमर का कॉल नहीं आएगा। सर, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, इन तीनों में से कौन सी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से? जेवर एयरपोर्ट का बूम इस टाइम पे गुड़गांव के कंपैरेटिवली कैसा है? मार्केट बहुत अपस्विंग पे है। इनफैक्ट 4-5 सालों में जितने लोगों ने पैसा कमाया है, कहते हैं ना सर कि जैसे ही बारिश आती है गुड़गांव डूब जाता है। लोग मीम स्टार्ट कर देते हैं बोट के अंदर तैरते हुए, तो गुड़गांव में बारिश के अंदर तो हाल बुरा हो जाता है। इसलिए शायद लोग जब से गुड़गांव में बारिश का कारण प्रॉब्लम आई है अब गुड़गांव की तरफ ज़्यादा देखते नहीं हैं, अनटिल एंड अनलेस उनका वहाँ पे रहना खाना या उनका जॉब या ऑफिसेज ना हो। हम लोग जो है ना रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर या रियल एस्टेट कोचेस के बारे में जानना चाहते हैं। पहले ज़माने में प्रॉपर्टी जो होती थी ना वो हम रेफरेंस से लेते थे। आज के ज़माने में प्रॉपर्टी कोचेस के थ्रू ली जाती है। मार्केट के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर का जिस तरीके से हम क्रैश देख रहे हैं, अब ये सही टाइम नहीं है कि हम अपनी हार्ड एंड मनी को गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करें। दुबई की मार्केट जो है आफ्टर द वॉर पता नहीं किस हाल में चल रही है और इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट किस हाल में जाने वाली है हम लोगों को नहीं पता है। आपको पता है कि सेल्स बाय निधि पे मैं हमेशा एक ऐसे कंसल्टेंट एंड कोच को लेकर आती हूँ जो मास्टर होते हैं अपनी फील्ड में। रियल एस्टेट में मैंने बहुत कम पॉडकास्ट किए हैं, बट मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आती है बिजनेसमैन की और आम जनता की कि मैम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। तो जिस तरीके से अभी गोल्ड एंड सिल्वर का हाल चल रहा है या दुबई की रियल एस्टेट मार्केट का हाल चल रहा है, मुझे लगता है कि अब एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करें। आज मेरे साथ हैं परीक्षित सर, फोर्ब्स के अंदर फीचर्ड हैं, ET स्वदेश में इनके इंटरव्यूज़ आते हैं और टेडेक्स स्पीकर हैं और BNI ग्रुप गुड़गांव में बहुत ज़्यादा ये नेटवर्किंग भी करते हैं और बिजनेस मैन को बहुत हेल्प करते हैं। तो आपको इस पॉडकास्ट में ये देखना है कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। अगर इस 1 घंटे के पॉडकास्ट से आप एक सही इन्वेस्टमेंट कर पाएँ तो ये पॉडकास्ट यूज़फुल रहेगा। एंड तक बने रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जिसमें आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं इस टाइम मार्केट में, स्पेशली बिजनेस ओनर्स, सही जगह इन्वेस्ट कीजिएगा। तो बिना किसी टाइम लिए बात करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, परीक्षित सर का। परीक्षित सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद निधि, आपने मुझे आमंत्रित किया, ये मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद। हमारा भी सौभाग्य है सर। जिस तरीके से मार्केट का हाल चल रहा है, अब ये टाइम आ गया है कि गोल्ड सिल्वर को साइड पे करें और हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट से बात करें कि मार्केट का क्या हाल चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज बहुत हैं और अगर आपको सही मायने में कुछ टिप्पणी मिल जाए या कुछ एडवाइस मिल जाए तो डेफिनेटली हमारे एसेट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। कहते हैं ना सर कि प्रॉपर्टी जो है किस्मतों से बनती है, लेकिन गलत प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज कर ली तो सारी ज़िंदगी का दुख देती है आपको। तो प्रॉपर्टी के लिए कंसल्टेंट्स एंड कोचेज़ होने बहुत ज़रूरी हैं जो आपको सही गाइड करें। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट जो है वो एक वाइड मार्केट है। आज की डेट में इतने सारे कंसल्टेंट एंड कोचेज़ अवेलेबल हैं। रियल एस्टेट के अंदर बिल्डर्स जो हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे इन्वेस्टर्स क्लिनिक वगैरह हैं, इन लोगों ने भी अपने कोचेज़ एंड गाइडेंस के सेंटर खोल रखे हैं। तो आपने रियल एस्टेट में एंट्री कैसे ली और ये आपका पैशन कैसे बना? तो निधि, ये मैंने शुरू किया था करीब 2006-2007 में। उस टाइम MBA किया था मार्केटिंग फाइनेंस में और कहीं ना कहीं कोई नौकरी तो करनी थी, तो कुछ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेना था जी। तो उस टाइम अंसल API में मैंने नौकरी करी 4 साल। तो बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। उस टाइम अंसल का नाम बहुत था रियल एस्टेट मार्केट में। करेक्ट। तो काफ़ी मेंटोर्स मिले और कई रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी समझ में आई, कई प्रोजेक्ट्स हमने सेल आउट किए और काफ़ी
नेशनल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल भी था, बिकॉज कस्टमर्स पूरी दुनिया भर से ही ले रहे थे लोग। फिर उसके बाद करीब 3 साल मैंने आईरियो डेवलपर्स गुड़गांव में जॉब करी। वहाँ भी ओके। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे लोग मिले, ओके। और वो लर्निंग आज भी मतलब एकदम अविस्मरणीय है। और ऐसे ऐसे किस्से हैं और ऐसे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हैं, ऐसे कस्टमर्स भी मिले हैं। तो कस्टमर साइकोलॉजी को समझने में वो बहुत इंपॉर्टेंट थी ट्रेनिंग। ओके। और आज आज की डेट में भी जिन लोगों से उठना बैठना है, तो वो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बहुत काम में आ रहा है। ओके। तो इसी प्रकार फिर मैंने करीब 11-12 साल पहले अपनी खुद की कंपनी शुरू करी। एंड तब से आज तक नो रिग्रेट्स एंड नो लुकिंग बैक। सो वो कहते हैं ना कि काफिला चलता गया, रास्ते बनते गए। तो हम तो अपने काम में एकजुट होकर बिल्कुल श्रद्धा, मन और आस्था से काम करते हैं, जी। कि सच्चाई और ईमानदारी से जो किया जाए तो रिजल्ट अपने आप सामने आता है। अपने आप आता है। तो सर आपकी कंपनी का क्या नाम है और आपकी कंपनी कहाँ बेस्ड है? मेरे कंपनी का नाम है केडीसी रियल एस्टेट, और हम कालकाजी दिल्ली में स्थित हैं। हमारी डीलिंग है साउथ दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, एंड ऑल्सो यूएई एंड दुबई। यूएन दुबई, ठीक है सर। सर आपने अपनी जो पहली डील क्लोज की उससे आपने क्या सीखा और वो कितने अमाउंट की डील थी? कहते हैं ना कि आप हमेशा कम से स्टार्ट करते हो, फिर आप लैडर्स को पकड़ते हो। तो पहली डील जब आपने क्रैक की तो उसमें कितना अमाउंट की डील क्रैक की और आपकी क्या लर्निंग्स थी? देखिए, हमारे सेल्स इंसेंटिव भी होते थे, तो अपने बिजनेस में तो कई सारी डील्स हमने क्रैक करी हैं। बट जब नौकरी शुरू करी थी, तो उस टाइम जो पहला बॉस होता है और जो पहला कस्टमर होता है, जी। हमें तो देखो सकारात्मक दृष्टिकोण रखना पड़ता है। जी। ऐसा होता ही है कि मतलब कम से कम 50 लोग मना करते हैं, फिर जाके एक बायर मिलता है। करेक्ट तो करेक्ट। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और इसलिए पहला कस्टमर हमेशा ध्यान में रहता है। तो उस टाइम लखनऊ की टाउनशिप थी इनकी, और यूएई से कस्टमर थे। तो ऑनलाइन इंक्वायरी आती थी हमारे अंचल के हेल्प डेस्क पे। ओके। तो वहाँ से उनसे बातचीत चली, और मेरा ये मानना है कि उन्होंने 500 गज का प्लॉट लिया था। उस टाइम वैल्यू थी करीब 40 लाख के करीब। ओके। लखनऊ में लिया था, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छे संबंध जुड़े उन कस्टमर के साथ, और उन्होंने आगे भी हमें 5-6 अपने फैमिली मेम्बर्स भी रेफ़र किए थे। तो कहने का मतलब है, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ना, वो आपके हाल चाल, रहन सहन, आपकी बोलचाल और आपकी अपब्रिंगिंग जो है वो झलकती है आपके स्वभाव में। तो वो आपको पहले जज करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, कि आपसे वो डील करना भी चाहेंगे या नहीं। और खासकर एनआरआई जिनके पास काफ़ी सरप्लस फंड्स रहते हैं, तो उनसे हमारी डीलिंग बहुत अच्छी रही। तो जब हम जब उनको एक अपनेपन का एहसास देते हैं, और साथ में प्रोडक्ट नॉलेज भी लाते हैं, एक्सपीरियंस भी लाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बेनिफिट पे हम फोकस करते हैं। ये तो सेल्स का रूल है कि कभी भी हमें किसी तरह की डेस्परेशन नहीं शो करनी चाहिए। करेक्ट वी हैव टू शो द बेनिफिट फॉर द कस्टमर। करेक्ट। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट में दम लगता है, और अपने बेनिफिट हम उनको क्लियरली ईयरमा करके एक्सप्लेन करें और बार बार दोहराएं, और उनकी साइकोलॉजी को समझे कि क्या उनकी दुखती रग है, और क्या उनकी ज़रूरत है, और कैसे हमारा प्रोडक्ट उस ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ईमानदारी से, सच्चाई से, क्योंकि जितनी ताकत सच्चाई और ईमानदारी में है, वो और किसी में नहीं है। किसी में नहीं। तो कस्टमर के हित के बारे में जब हम सोचेंगे, तो आंख बंद करके कस्टमर हमारी ओर खिंचे चले आएंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट सर। बहुत बार ऐसा होता है कि सर लोगों ने रियल एस्टेट में अपना मिथ बना रखा है, तो वो क्या मिथ है और उसको कैसे तोड़ सकते हैं? तो रियल एस्टेट में कई सारी मिथ्स हैं। ये भ्रम में रह रहे हैं लोग कि अपार्टमेंट में दाम नहीं बढ़ते, ज़मीन में ही दाम बढ़ते हैं। कई माइक्रो मार्केट ऐसे हैं गुड़गांव में और कई सारे शहरों में, जहाँ पे आप बॉम्बे को देख लीजिए, या गुड़गांव भी अभी आपको पता होगा या नहीं, ये न्यूयॉर्क के बाद गुड़गांव एकमात्र शहर है पूरे विश्व में जहाँ पे 2 ट्रम्प रेजिडेंसेस आ रहे हैं। वाओ। तो ट्रम्प रेजिडेंसेस बहुत सोच समझ के लॉन्च होते हैं, और पूरे मार्केट को स्टडी करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को स्टडी करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी करके, और मार्केट डिमांड को देखते हुए, और बाइंग कैपेसिटी क्या है, परचेसिंग पावर कितनी है लोगों की। तो न्यूयॉर्क के बाद अगर गुड़गांव को ये खिताब मिला है, बॉम्बे भी पीछे रह गया इस रिस्पेक्ट में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में कि 2 ट्रम्प रेजिडेंसेस विद इन अ डिस्टेंस ऑफ हार्डली 5-6 किलोमीटर्स, क्योंकि वहाँ पे बाइंग कैपेसिटी है लोगों की,
और सेल्स रेवेन्यू दिख रहा है वहाँ पे आता हुआ। तो इसी पे एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ कि ट्रम्प रेजिडेंसीज के बारे में सुना है गुड़गांव में आ रहे हैं सर। ट्रम्प रेजिडेंसीज क्या है? क्या गुड़गांव को कैमेलिया के बाद एक नया लग्जरी सेगमेंट मिलने वाला है? देखिए ट्रम्प ट्रम्प टावर्स फेज़ 1 तो सोल्ड आउट है काफ़ी टाइम से, और ट्रम्प टावर्स 2 भी लॉन्च हुआ है। अब ट्रम्प रेजिडेंसेस गुड़गांव सदर्न पेरिफेरल रोड में आ रहे हैं, ओके तो इसकी भी क्लाइंट प्रोफाइलिंग प्लेस में है। ओके तो हर एक बायर अगर बोले कि मुझे ऐसे 10 अपार्टमेंट चाहिए, 20 अपार्टमेंट चाहिए, 30 अपार्टमेंट चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ओके तो जो उनका प्रोफाइल है वो पहले अप्रूव होगा ट्रम्प मैनेजमेंट से, फिर उनके लिए एक बाय इनविटेशन ओनली प्रेजेंटेशन रखी जाएगी, जैसा कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी होता है, कमेलियास या डालियास। तो बहुत सिलेक्टिव सेलिंग है। अगर आप उनके प्रोफाइल रिक्वायरमेंट्स में फिट होते हैं, जो आपका बैकग्राउंड है, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर होता है, और अगर कंपनी सोचती है कि आप एक ऐसे बिजनेस ओनर हैं या ऐसे कॉर्पोरेट सीनियर एम्प्लॉय हैं जो कि वैल्यू ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट की जेंट्री में, तब जाके प्रेजेंटेशन के लिए ओके होता है। तो सर अगर हम ट्रम्प रेजिडेंस में अपना कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल पहले चेक होगा और हमारी क्या नाम है बैकग्राउंड चेक होगा। ये किस तरीके की डील होती है? आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस हमेशा चेक होगा। ओके चाहे आप कोई डालियास कमीलियास लीजिए या कोई भी प्रॉपर्टी जो बाय इनविटेशन ओनली है, ऐसी गोदरेज की भी कनॉट प्लेस में प्रॉपर्टी है, गोदरेज कनॉट 1, और नोएडा में भी कई सारे बाय इनविटेशन ओनली, जैसे M3M के जेकब एंड कंपनी, M3M अली साहब है। सो इसमें प्रोफाइलिंग ज़रूरी भी है ताकि कोई पैनिक बाइंग ना हो, ओके और ऐसा ना हो कि अंडर राइटिंग हो जाए और 50 अपार्टमेंट एक आदमी है या एक औरत ले ले। तो प्रोफाइलिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो जेंट्री है वो बहुत सिलेक्टिवली फ़िल्टर होके आ रही है, जो कस्टमर बेस है, और कस्टमर्स ये अप्रिशिएट भी करते हैं कि उनका प्रोफाइल स्टडी हो रहा है, उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस स्टडी हो रहा है, और अगर उनका प्रोफाइल मैच करता है रिक्वायरमेंट्स, तब जाके प्रेजेंटेशन के लिए हाँ होती है। क्या प्राइस रेंज है सर इसकी? मैम प्राइस रेंज आपका जो है 15 से 20 करोड़ तो स्टार्टिंग है, ओके और इसके अलावा भी और बड़े पेंट हाउस के भी ऑप्शंस हैं। और डिलीवरी कब तक है सर पोजीशन? मैम पोजेशन में लगभग 4 से 5 साल लगेंगे। 4 से 5 साल हाँ, तो लगेंगे। इसमें दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टीज़ रेंज में है 2 करोड़ से लेके ऑनवर्ड्स 100-200 CR तक भी हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपको सही सलाह मिल रही है तो क्वालिटी ऑफ योर रियल एस्टेट एसेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ रियल एस्टेट एडवाइस यू आर गेटिंग। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली आपका क्वालिटी ऑफ एसेट इससे भी बनती है कि कितनी स्पीड से आप डिसीजन ले रहे हैं। करेक्ट और आजकल हमारा जो कंपटीशन है वो 20-24 साल के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लड़के लड़कियां फील्ड में उतर रहे हैं अभी। करेक्ट सो दे आर टेक्नोलॉजिकली फार मोर एडवांस्ड देन अस, they are better communicators, their speed of working on the mobile phone or on the laptop is maybe 10 times more than us. तो अगर हम 40-45 साल की उम्र में ये नहीं समझ पा रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें पता नहीं था, हमने देखा नहीं, हमने सोचा नहीं, हमने सुना नहीं। दैट इज़ नॉट एन आंसर। हम डिजिटल एज में रह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है। क्लॉड, चैट जीपीटी, इतने सारे AI प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम, और जो बाइंग डिसीजन हो रहा है आज की डेट में, वो कम से कम 10 से 12 इन्फ्लुएंसर्स और रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को स्कैन किया जाता है सोशल मीडिया पे। करेक्ट किसके वीडियो में दम है, किसकी डिलीवरी में, किसकी प्रेजेंटेशन में, कितना हम डिटेलिंग में जा रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें स्टडी होती हैं। अगर तब जाके वो फ़ोन कॉल आता है। तो अभी पुराना ज़माना नहीं है कि जी बोर्ड लगा के बैठ गए ABC XYZ एस्टेट्स, लोग आएंगे आपके पास। फ़ोन डायरेक्टरीज ख़त्म हो गई, गूगल भी धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो रहा है। करेक्ट करेक्ट सारी चीज़ें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और लिंक्डइन पे आ गई हैं। वहाँ पे आपका प्रोफाइल अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कस्टमर का कॉल नहीं आएगा आपको। करेक्ट सर। गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, इन तीनों में से कौन सी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से? तो मैम ये तो बहुत आपने पर्सनल सवाल पूछ लिया। ये तो डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पे रहता है, कहाँ पे जिसका कंफर्ट है फर्स्ट रहने अगर का। कोई बायर है और पैसे हैं उसके पास एंड दिस इज फॉर इन्वेस्टमेंट, सो फॉर इन्वेस्टमेंट गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, व्हाट इज द एप्रिसिएशन विच यू एक्सपेक्ट? तो आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवर्स अलग अलग हैं गुड़गांव और नोएडा में। तो गुड़गांव में नेचुरली फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, सो मोर देन 300 ऑफ देम हैव अ प्रेजेंस इन गुड़गांव। गुड़गांव लकी रहा है कॉर्पोरेट्स को इकट्ठा करने के रिस्पेक्ट में। दैट इज़ वाई द प्राइसेस ऑफ गुड़गांव पॉसिबली आर स्टिल मच हायर देन एनी अदर सबर्ब ऑफ दिल्ली।
इसके अलावा गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट बहुत है। अपार्टमेंट्स की परमिशन है, हाई राइज अभी एक 55 फ्लोर्स का एक डेवलपर ला रहे हैं टावर। इसके अलावा यहाँ पे गुड़गांव में कॉर्पोरेट्स बहुत हैं और जो बाइंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कॉर्पोरेट सैलरीड एग्जीक्यूटिव्स भी जो हैं हाई लेवल पे, उनकी सरप्लस इनकम है, अच्छी इनकम है। इट इज़ अट्रैक्टिंग फैक्ट्री ओनर्स फ्रॉम मानेसर, फ्रॉम झज्जर, फ्रॉम भिवाड़ी। और कई लोग हैं जो फैक्ट्रीज इन शहरों में रखते हैं और फिर भी प्रेफर करते हैं कि मेन गुड़गांव सिटी में रहना। इसके अलावा जो दिल्ली में करोल बाग में भी ट्रेडर्स हैं या फिर पुरानी दिल्ली में हैं, उनकी भी धीरे धीरे मेंटालिटी ये हो रही है कि दिल्ली में थोड़ा सैचुरेशन है, थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, और थोड़े ईज़ ऑफ लिविंग के लिए, कम्युनिटी लिविंग के लिए लोग चाहते हैं कि अपार्टमेंट सोसाइटी हो, 3 tier सिक्योरिटी हो और आपकी रिजर्व्ड कार पार्किंग हो, क्योंकि अभी दिल्ली में झगड़े भी बहुत हैं। कार पार्किंग और स्ट्रीट पार्किंग भी है, हर एक फ्लोर के मालिक के पास 4 4 गाड़ियां हैं। आप समझ सर लीजिए। एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेकमेंड कर रहे हैं गुड़गांव? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि दिल्ली में भी प्राइसेस बहुत बढ़े हैं, क्योंकि दिल्ली वाले दिल्ली छोड़ के नहीं जाते, उनको सेंटिमेंटल वैल्यू है। जिसका उठना बैठना 30 40 50 साल से दिल्ली में, वो दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं दिल्ली वाले दिल्ली छोड़ के नहीं जाते हैं? इट्स अ पर्सनल डिसीजन। अगर उनका एम्प्लॉयमेंट या फैक्ट्री या फिर बच्चों की भी सिचुएशन देखी जाती है आज की डेट में, अगर किसी की भी वर्क अटैचमेंट है गुड़गांव में तो गुड़गांव आते हैं। सिमिलरली साउथ दिल्ली के बहुत लोग नोएडा भी प्रेफर करते हैं जाना, कईयों की फैक्ट्रीज नोएडा में काफ़ी बड़े स्केल पे हैं। नोएडा हैज़ ऑल्सो बिन वेरी वेरी प्रोएक्टिव इन प्रमोटिंग जेवर एयरपोर्ट। सर जेवर एयरपोर्ट पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे गुड़गांव के अंदर पहले मानेसर और सब लोग गुड़गांव में शिफ्ट हो गए थे, जेवर एयरपोर्ट पे जब मैंने विजिट किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज आ गई हैं, इतनी फैक्ट्रीज आ गई हैं। तो जेवर एयरपोर्ट का बूम इस टाइम पे गुड़गांव के कंपैरेटिवली कैसा है? मार्केट बहुत अपस्विंग पे है। इनफैक्ट 4 5 सालों में जितने लोगों ने पैसा कमाया है ज़मीनें बेच के जेवर के आसपास, आप समझ लीजिए साउथ दिल्ली, नोएडा से लेके सीधा जेवर तक, वहाँ पे आप किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट या किसी भी ज़मीन के ओनर से बात करेंगे, बहुत पैसा कमाया उन्होंने पिछले 4 5 साल में, क्योंकि इतना हाइप क्रिएट हो गया था जेवर के लिए। मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत बूस्ट हो गई है नोएडा में, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवर्स आर इन प्लेस, जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इज इन प्लेस। तो कोई वजह नहीं है कि दाम नहीं बढ़ेंगे। फैक्ट्रीज बहुत हैं नोएडा में, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ब्यूटीफुल, इट्स अ क्लास अपार्ट। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव भी अभी लैक कर रहा है, बिकॉज जितनी साफ सफाई, जितनी रोड्स की प्लानिंग, सो वेरी सेफली वी कैन से दैट नोएडा द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन इन प्लेस बिफोर द हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट टुक प्लेस इन गुड़गांव। तो गुड़गांव में डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो गई, पर इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे लैग करा। कहते हैं ना सर कि जैसे ही बारिश आती है गुड़गांव डूब जाता है। लोग मीम स्टार्ट कर देते हैं बोट के अंदर तैरते हुए, तो गुड़गांव में बारिश के अंदर तो हाल बुरा हो जाता है। इसलिए शायद लोग जब से गुड़गांव में बारिश का कारण प्रॉब्लम आई है, अब गुड़गांव की तरफ ज़्यादा देखते नहीं हैं, अनटिल एंड अनलेस उनका वहाँ पे रहना खाना या उनका जॉब या ऑफिस ना हो। तो सिचुएशन अभी भी सैनिटेशन पे आ जाती है, साफ सफाई पे आती है। दिल्ली में भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता है, क्योंकि वो 50 60 70 सालों से साफ सफाई नहीं है, पुरानी कॉलोनी गटर सीवर साफ नहीं होते हैं। सो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। गुड़गांव में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो गई हैं, इस बार भी फ्लडिंग थोड़ी कम है, हर साल से इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सो साफ सफाई, सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस का फ़र्क है। इनफैक्ट दिल्ली अथॉरिटीज़, दिल्ली गवर्नमेंट इज़ मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोज़, कि मिंटो ब्रिज के वीडियोज़ खासकर वायरल हो रहे हैं कि वहाँ पे बिल्कुल भी फ्लडिंग नहीं है इस साल, जो पिछले साल 20 25 30 सालों से हर साल वहाँ फ्लडिंग होती थी। तो वहाँ पे बॉल टू बॉल अपडेट्स आ रहे हैं कि वहाँ मिंटो ब्रिज पे बिल्कुल भी फ्लडिंग नहीं है, एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आर पुटिंग इट। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, हमारी कनेक्टिविटी में इतनी इंप्रूवमेंट हो गई है। इनफैक्ट गुड़गांव अगर मैं जाता भी हूँ बारिश के मौसम में, या नोएडा भी जाता हूँ, आई प्रेफर टू गो बाय मेट्रो, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे कन्वीनियंस के लिए बना है। हम इतना समय बचता है, अगर 3 घंटे हमें गाड़ी में लगते हैं तो मेट्रो में हम 1 घंटे से कम में पहुंच जाते हैं, एंड टू एंड। सर प्लॉट वर्सेस फ्लैट, हमेशा से दिमाग में ये रहता है कि मैं प्लॉट में इन्वेस्ट करूं या मैं फ्लैट में इन्वेस्ट करूं। 2026 में सही इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगी मार्केट को देखते हुए? सो एज अ बॉल पार्क आप देखें कि अगर आप अपने
दादा परदादा नानी नाना किसी से भी बात करें, वो आपको बोलेंगे कि जितना पैसा ज़मीन देती है आपको, उतना कोई बिल्डर फ्लोर या अपार्टमेंट या बंगला नहीं देगा आपको। तो ज़मीन की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत है। अगर आप पुश्तैनी एडवाइस फॉलो करेंगे तो ज़मीन ही आपको सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल अप्रिसिएशन देगी। पर मिलेनियल थिंकिंग को देखते हुए और आजकल जेन जी को देखते हुए पूरा ट्रेंड अपार्टमेंट्स की तरफ है। अगर आप ये बोलें कि आप ज़मीन ले रहे हैं अपार्टमेंट नहीं ले रहे हैं, तो रोज़ के झगड़े हैं, लड़ाई है पार्किंग के पीछे। कम्युनिटी लिविंग नहीं है आजकल। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, तीनों जगह लोग अपने पड़ोसियों से बातचीत ज़्यादा नहीं है। करेक्ट। आप कोई भी त्यौहार एक साथ नहीं मनाते पड़ोसियों के साथ। उल्टा आरडब्ल्यू में झगड़े ही ज़्यादा हैं हर जगह। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ हद तक अपार्टमेंट्स बेटर हैं इस रिस्पेक्ट में, क्योंकि व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ बहुत एक्टिव हैं। और जो बच्चे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में बड़े होते हैं उनके सोशल स्किल्स बहुत डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि वो एक कॉल आता है, एक मैसेज आता है, वो नीचे भाग जाते हैं खेलने। आप दिल्ली में 10 बार सोचेंगे अपने बच्चों को आप पार्क भेजेंगे बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी फैमिली मेम्बर के आप नहीं भेजेंगे, क्योंकि डर है मन में। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे सोसाइटीज़ में रहते हैं उनके सोशल स्किल्स ज़्यादा डेवलप होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिकॉज दे आर मोर एक्सट्रोवर्ट। उनको खेलने की ज़्यादा आदत है, उनको सारे एज ग्रुप से इंटरेक्ट करना आता है, भले वो अपने पेरेंट्स के एज ग्रुप हो या ग्रैंड पेरेंट्स। कई सारे सीनियर सिटीजन मिलते हैं उनको पार्क में, क्लब हाउस में, कम्युनिटी फैसिलिटीज़ में। तो बच्चे का आउटलुक चेंज होता है। जो पहले झिझक होती थी कि आपको दिल्ली में समझाया जाता है कि वहाँ बात मत करो, अजनबियों से बात मत करो, कोई बूढ़े बुजुर्ग मिल जाए उनसे भी थोड़ा बच के रहो कि आपको गुस्सा ना कर दें या डांट ना दें। थोड़ी सी कम्युनिटी लिविंग की फीलिंग अभी है अपार्टमेंट्स में। आप त्यौहार भी साथ में मनाते हैं, सुख दुख के साथ ही होते हैं, और आप बिजनेस में भी एक दूसरे की मदद करते हैं, बिकॉज आप सभी एक पर्टिकुलर परचेसिंग पावर से आए हैं। तो आप सभी ने कुछ काफ़ी बड़ा अमाउंट दिया अपार्टमेंट खरीदने में। इसलिए आपका उठना बैठना, आपका चाल चलन, आपकी फैमिली की जो बाइंग कैपेसिटी है, जो फैमिली की हैबिट्स हैं, वो कुछ हद तक सिमिलर हैं। तो सिमिलैरिटी से एक अपनापन भी है और एक दोस्ती और एक बिजनेस रिलेशनशिप भी डेवलप होता है। सर, टीयर 2 सिटीज़ में, क्योंकि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के अंदर रेट इतने बढ़ चुके हैं कि आज की डेट में एक आम आदमी के लिए एक अपार्टमेंट खरीदना भी बहुत मुश्किल है, तो क्या टीयर 2 सिटीज़ में इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना सही है? आप देखें, अगर आप फॉलो करते हैं, मैं तो फॉलो करता हूँ, ये सी एस सार्थक आहूजा हैं, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स। तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिकग्नाइज हुए हैं। सो ही ट्रैवल टू डावोस ऑल्सो रिसेंटली। ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा बाइंग कैपेसिटी पूरे इंडिया में अभी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़, सूरत, और जैसे ये शहर हैं आपके पुणे, इंदौर, नासिक, नागपुर, इन शहरों में लोगों के पास सरप्लस इनकम बहुत है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, पर खर्चने के साधन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बाइंग पैटर्न है, सबसे ज़्यादा जो सरप्लस डिस्पोजेबल इनकम है, और जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी यहाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये सारे शहर जो मैंने आपको नाम लिया, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा इस टाइम पे? बहुत अच्छा रहेगा आपको। मार्केट बूम में है। हाँ, मार्केट बूम में है, और हो सकता है अगर आपको एक प्लेटो दिख रहा है दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटीज़ के लोकेशन में, हो सकता है जिस प्राइस पे आप आज खरीदेंगे इन शहरों में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन देगा आने वाले महीनों और सालों में। सर, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त लोकेशन के अलावा क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं? तो लोकेशन आप ज़रूर देखिए प्रॉपर्टी की, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। टाइटल और पूरा लीगल ड्यू डिलिजेंस। कई बार लोग सोचते हैं कि हमने किसी घर के बूढ़े बुजुर्ग से पूछ लिया कि आप भी बैठ जाओ मीटिंग में, प्रॉपर्टी हम फाइनल कर लेते हैं, पर वो गलत सोच है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं एक लॉयर में, क्वालिफाइड एडवोकेट में, जिसको ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे लीगल पेपर्स को स्टडी करना है, कई बार आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी शायद कोई गलती कर दे। अगर आप अपने जीवन की जमा पूंजी लगा रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में, तो प्लीज़ एक क्वालिफाइड एडवोकेट हायर करिए जिसकी स्पेशलाइजेशन हो प्रॉपर्टी या सिविल मैटर्स में। वो आपको एक चेकलिस्ट देंगे डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप लीगल ड्यू डिलिजेंस नहीं करा रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी का, तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। आप ये नहीं बोल सकते हमने देखा नहीं, हमने सोचा नहीं, हमें पता नहीं था, क्योंकि आप तो डिजिटल युग में जी रहे हैं और एआई इंफॉर्मेशन देगा आपको फिंगर टिप्स पे। सो आपको लॉयर को कंसल्ट करना ही करना है। और आपको ये याद रखना है कि कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है बाइंग करते हुए।
और इमोशनल डिसीजन इसलिए भी नहीं लेना है क्योंकि लोकेशन तो अच्छी है, बट क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास अच्छा है, क्या आपने बिल्डर का बैकग्राउंड चेक किया। सबसे ज़्यादा इंक्वायरी जो आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक मिलेगा अगर आप एक सिंपल गूगल सर्च करेंगे या चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे, एक्चुअल कस्टमर रिव्यूज़ ऑफ दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम डालिए, लोकेशन डालिए, सेक्टर डालिए, आपको पूरा पर्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बिल्डर भी नहीं डालता अपनी वेबसाइट पे। आप अगर ये सर्च नहीं कर रहे हैं तो आप फिर दोबारा बोल नहीं सकते मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा नहीं, मैंने पता नहीं किया। सो क्वालिटी ऑफ योर रियल एस्टेट एसेट इज क्वालिटी ऑफ द रियल एस्टेट एडवाइस यू आर गेटिंग। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आप ईएमआई दे रहे हैं, अगर आप लोन ले रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो डेट फ्री हैं इंडिया में, जो बहुत बड़ी बात है कि लोन लेने से उनको आपत्ति है। फैमिली में सिखाया नहीं जाता कि आप लोन पे जिए। बाहर सिचुएशन बहुत फ़र्क है इंडिया के बाहर, बट इंडिया में अभी भी लोग लोन लेने से घबराते हैं। अगर आप लोन ले रहे हैं, जो कि रिस्क टेकिंग एपेटाइट यूथ में ज़्यादा है आजकल, तो कभी भी 20 से 25% एक बॉल पार्क फिगर है, वो उतनी परसेंटेज आपका इनकम का लोन होना चाहिए। सपोज आपकी इनकम है 3 लाख रुपए, तो आप 75,000 की ईएमआई दीजिए। उससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो आपके लिए अनकंफर्टेबल स्ट्रेच होगा। ये कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी कहते हैं। तो अगर आप इससे ज़्यादा लोन लेंगे तो आपके डे टू डे खर्चे में इम्पैक्ट आएगा। कोई आपके बच्चों के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, कोई मिसलेनियस एक्सपेंस है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन है, तो उसमें आपकी सेविंग्स भी इम्पैक्ट होती हैं। तो जो परसेंटेज आपकी इनकम का आपकी ईएमआई में जा रहा है उसका ध्यान रखिए। 20 से 25% आप दीजिए, वो कंफर्टेबली दे सकते हैं आप। करेक्ट। तो सर कोई प्रॉपर्टी ओवर प्राइज्ड है, ये कैसे हम पता करें? हमें तो जो बताया जाता है, जो उस एरिया के लोगों ने अपनी डिमांड रखी हुई है, हम उसके हिसाब से चले जाते हैं कि इससे सस्ती तो मिल ही नहीं रही है, बट कैसे पता चले कि ओवर प्राइज्ड है? तो सबसे पहली बात, आप रेरा की वेबसाइट ज़रूर देखिए। आजकल रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट जारी है, तो डेवलपर्स को भी रेरा लाइसेंस डिस्प्ले करना है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने से पहले। और रियल एस्टेट एडवाइज़र भी जो है आपका, उसका भी रेरा लाइसेंस आप मांग सकते हैं कि वो रेरा सर्टिफाइड है कि नहीं। ओके। और जहाँ तक प्राइसिंग की बात है, आजकल कस्टमर बहुत सैवी है, कस्टमर हमसे 10 कदम आगे है। तो सारे पोर्टल्स वो देख चुके हैं पहले, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, housing.com, ये पब्लिक पोर्टल्स हैं। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। आप 5 फ़ोन घुमाएंगे, आपको पूरी प्राइसिंग के आप ही गुरु बन जाएंगे। 5 लोगों से आप बात करेंगे, आपको पूरी प्राइसिंग, आप ज़रा से नोट्स बनाएंगे, उसको डाल देंगे चैट जीपीटी पे। इनफैक्ट अगर आप नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, चैट जीपीटी और क्लाउड पे आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स का। जो आप इनपुट देंगे वही आउटपुट आपको मिलेगा। इनफैक्ट कुणाल शाह जो हैं, क्रेड के ओनर हैं, करेक्ट। ही हैज़ बिन नॉमिनेटेड टू बी ऑन द बोर्ड ऑफ व्हाट्सएप। मार्क जुकरबर्ग ने पूरे दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स में से उनको चूज किया है, बिकॉज ही इज़ वेरी हाई टेक एंड वेरी टेक savvy। वो कहते हैं इंडियंस जो हैं वो करीब 35 GB, 35 to 36 GB हर महीने कंज्यूम कर रहे हैं डेटा में। करेक्ट। क्योंकि डेटा सस्ता है हिंदुस्तान में, बाहर इतना फिगर नहीं है। पर इसका मतलब ये भी है कि ये दो धारी तलवार है। वो क्यों है? क्योंकि अगर आप अपना डेटा कंज्यूम कर रहे हैं रील्स देखने में, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में, 90% लोग नॉनसेंस देख रहे हैं जो कि आपके जीवन में कोई महत्व नहीं ऐड करता। अगर आप इंटेलिजेंट चीज़ें देखेंगे, ज्ञानवर्धक चीज़ें देखेंगे, तो आप बुद्धिमान बनेंगे। अगर आप बेवकूफ़ी वाली चीज़ें बनेंगे तो जाहिर सी बात है आप बेवकूफ़ी बनेंगे। तो इसलिए अपने डेटा यूसेज हैबिट को आप चेंज करिए। कुणाल शाह ने कहा है आज डिजिटल युग में आपके लिए पॉसिबल है कि आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इनपुट सही दे रहे हैं सिस्टम को। चैट जीपीटी पे आप क्या क्या सर्च कर रहे हैं, क्लाउड पे, गूगल पे आप क्या सर्च कर रहे हैं, वो आपको बुद्धिमान भी बना सकता है और बहुत आसानी से बेवकूफ़ भी बना सकता है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो आप चॉइस करें डिजिटल मीडिया पे, उसको बहुत सावधानी से, और ख़ासकर बच्चों को भी समझाएं कि अपना समय व्यर्थ ना करें सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और आपके दिमाग पे भी काफ़ी असर कर सकता है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी भी है कि जब आप सोशल मीडिया पे सर्च करें, आप जो इनपुट देंगे सिस्टम को, मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में बता रहा था। आज की डेट में अगर आप चाहते हैं तो 4 से 5 प्रोजेक्ट आप चूज़ करिए, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, उनके नाम लिखिए और सिस्टम को आप इनपुट दीजिए। Please give me comparative analysis based on price, based on specifications, based on location, based on amenities,
बेस्ड ऑन कैपिटल अप्रिसिएशन, रेंटल यील्ड्स, वो आपको पूरा वो पूरा बना के देगा। ये टूल आपके पास नहीं था, आज से 10 साल पहले भी नहीं था। तो आप ये कह रहे हैं कि क्लॉड आपकी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कंपैरेटिव एनालिसिस बना कर देता है। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी तो अपने आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस ज़रूर करें, चाहे वो ChatGPT पे करें चाहे क्लॉड पे करें। आप कर सकते हैं क्योंकि आप क्षमता रखते हैं करने की। Correct. अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप इनपुट सही से और बुद्धिमान इनपुट देंगे आप सिस्टम को, तो आउटपुट भी आपका बहुत आसानी से तो बहुत उसमें अच्छा क्या आउटपुट क्या निकलेगा। चीज़ें लेनी है सर कंपैरेटिव एनालिसिस में? कंपैरेटिव एनालिसिस में आप अगर आपको ये एडवाइस चाहिए कि क्या क्या लेना है, कई बार आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा रोज़ का काम है। जैसे प्रोजेक्ट की लोकेशन, प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस, प्रोजेक्ट की अमेनिटीज़ और प्रोजेक्ट का कंपटीशन क्या क्या है, वो आपको कंपैरेटिव एनालिसिस भी दे देगा क्योंकि वो 10 वेबसाइट्स को एक साथ स्कैन करके बताएगा। और प्राइसिंग आप देख सकते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन का स्कोप देख सकते हैं, रेंटल यील्ड कितनी है, रेंटल कितना है, और आगे जाके ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी अपनी फैमिली का भी साइज आप उसमें डाल सकते हैं। करेक्ट। और जो जो आप कस्टमाइज करके जितना ज़्यादा स्पेसिफिक आप इनपुट देंगे उतना ज़्यादा स्पेसिफिक आपका आउटपुट निकलेगा। और फिर उसको वेरीफाई ज़रूर करिए क्योंकि कंप्यूटर कैन मेक अ मिस्टेक समटाइम्स। करेक्ट। तो आप कम से कम 5-6 फ़ोन कॉल भी करिए लोगों को कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आ रही है सिस्टम से, क्या ये सही है या क्या ये गलत है। खासकर जो लोकल वहाँ पे रियल एस्टेट कंसल्टेंट बैठे हैं, उनका रोज़ का उठना बैठना रियल लोगों से है। कई बार डेटा भी जो स्कैन करते हैं तो ये दो धारी तलवार है, कई इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी कई हैं। नुकसान भी है। बट फ़ायदे अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, पर ह्यूमन इंटरफेस आप ज़रूर रखिए। जरूर रखिए। किसी ह्यूमन बीइंग से बात करेंगे, दैट विल ऑलवेज बी बेटर। तभी आप जैसे कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है कि सही एडवाइस मिल सके जनता को। सर रेजिडेंशियल या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कौन ज़्यादा देता है? तो हिंदुस्तान में प्रॉपर्टीज़ थोड़ी महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। वो इसलिए भी है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो डिमांड सप्लाई का गैप है। तो क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत लिमिटेड है, और इसीलिए प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं। इसके अलावा रेजिडेंशियल में यील्ड्स हमारे इसलिए कम है क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइस हमारे बहुत ज़्यादा हैं, और रेंटल जितना देते हैं लोग वो थोड़ा कम है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ लोग इसलिए लेते हैं अपने खुद के रहने के लिए, बट अगर आपका पर्पस रेंटल इनकम है तो कमर्शियल नेचुरली आपको ज़्यादा बेटर रेंटल यील्ड देगा। आपको 4 से 5 रेंटल यील्ड कमर्शियल में बहुत नॉर्मल है मार्केट में, इससे ज़्यादा भी कई लोग देते हैं। पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि कोई भी पॉन्जी स्कीम या कोई भी फॉल्स अश्योरेंस, कई बार आरबीआई ने भी सर्कुलर दिया है कि अश्योर्ड रिटर्न स्कीम इटसेल्फ इज अ पॉन्जी स्कीम। तो अगर कोई डेवलपर बड़े बड़े ब्रोशर और बड़े बड़े ऐड देके अश्योर्ड रिटर्न दे रहा है आपको, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट क्योंकि उसमें पूरी सच्चाई नहीं लिखी है। आरबीआई ने कई बार सर्कुलर दिए हैं कि पॉन्जी स्कीम्स होते हैं अश्योर्ड रिटर्न। तो कुछ भी फ्री नहीं है जीवन में। कोई भी कहते हैं ना, देयर इज़ नो फ्री लंच। करेक्ट। तो कोई भी आपको बोले जी आप आइए खाना खाइए हमारे ऑफिस में, वो फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ आपसे लिया जाएगा। तो आप उसको एक बार ज़रूर परखिए कि क्या ऑफ़र है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, फाइन प्रिंट पढ़िए। और फाइन प्रिंट का फ़ोटो लेके भी अगर डाल देंगे ChatGPT या क्लाउड पे या किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे, आप पूछिए क्या ये सही है या गलत है, तो आपको काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। और टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखे होते हैं उनको भी आप स्टडी करिए। आज की डेट में रेरा में प्रोविजन है, देयर इज क्रिमिनल एक्शन फॉर डेवलपर्स एंड फॉर रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स टू मिसगाइड एनी क्लाइंट फॉर एनी प्रॉपर्टीज। अगर आपने किसी को मिसगाइड तक किया और उनको नुकसान हो गया, क्लाइंट क्षमता रखता है आपकी कंप्लेंट करने में रेरा अथॉरिटी में, और आपकी पेशी होगी कोर्ट में। सो देयर इज क्रिमिनल एक्शन। आज की डेट में जो डिफॉल्ट्स हुए हैं, जो बिल्डर्स ने गलतियां करी हैं, जो कुछ कंसल्टेंट्स ने भी मिसगाइड किया है क्लाइंट्स को, उनके जीवन की जमा पूंजी है। करेक्ट। तो उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, दैट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो इसलिए इसी रॉन्ग प्रैक्टिस को, मैल प्रैक्टिस को सोल्यूशन देने के लिए, इसलिए एक तरफा अग्रीमेंट्स नहीं है आजकल, क्लाइंट का हित भी ध्यान में रखा गया है। तो पहले जैसे अगर बिल्डर डिले करता है उसके लिए पेनल्टी लगती थी, आज की डेट में क्लाइंट भी अगर डिले करता है उसको भी पेनल्टी लगेगी। तो दोनों तरफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं ताकि क्लाइंट भी खुश रहे और डेवलपर को भी पैसा टाइमली मिले। देखो इस चीज़ से एक चीज़ याद में आ रही है कि हर जगह हम एआई की बात कर रहे हैं, क्लॉड की बात कर रहे हैं,
पूरा इंडिया इंटरनेशनल मार्केट एआई की बात करिए, परीक्षित सर ने एक बात बताई, हमने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि अगर हमें रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, रेजिडेंशियल कमर्शियल कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्लॉड एंड चैट जीपीटी पे एक बेसिक सर्च ज़रूर करें, जहाँ से आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलकर आए, उसको वैलिडेट करें रियल एस्टेट कोचेस के साथ, खाली क्लॉड के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, एक इन्फॉर्मेशन मिलनी ज़रूरी है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, बट कोचेस रियल एस्टेट मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो परीक्षित सर ने बताई कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त लोकेशन के अलावा आप एक लॉयर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें। जब आप इतना पैसा लगा रहे हैं और आपके पेपर्स अगर गलत निकले, उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट निकला, तो आप बाद में खुद को जिम्मेवार ठहराइएगा, क्योंकि आपका जो लॉयर होगा अगर वो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है तो वो आपको गलती होने से रोक लेगा, आपको गाइड कर देगा। आगे बढ़ते हैं सर। आपने बोला कि कमर्शियल एंड रियल एस्टेट, अगर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल की बात करें तो यील्ड ज़्यादा कमर्शियल में मिलता है। अब कमर्शियल के अंदर भी ये बात आती है कि हम प्लॉट्स लें या फिर हम शॉप्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि नोएडा एंड गुड़गांव के अंदर कमर्शियल हब्स बहुत आ रहे हैं, राइट। और शॉप्स जब लेने के लिए जाते हैं तो वो भी बहुत महंगी हैं, कमर्शियल प्लॉट लेने के लिए जाते हैं वो भी बहुत महंगा है। अब किसी के पास थोड़ा बहुत अमाउंट है, मान लेते हैं 50 लाख रुपए का अमाउंट है, तो कहाँ उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शॉप्स के जो टाइम पीरियड होता है या पेमेंट प्लान्स होते हैं वो बहुत लुक्रेटिव्स होते हैं, तो बन जाती है शॉप हमारी कमर्शियल शॉप। लेकिन प्लॉट्स के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है कि आपको अपफ्रंट पेमेंट करनी पड़ती है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, किसी के पास 50 लाख रुपए है तो वो शॉप में इन्वेस्ट करे कमर्शियल शॉप में, या वो कमर्शियल प्लॉट छोटा सा कहीं टुकड़ा देख ले? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक तो डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करिए जी कि उन्होंने पहले कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं, जी और एक्चुअल कस्टमर रिव्यूज़ ये इनपुट डालिए आप सिस्टम पे। एक्चुअल कस्टमर रिव्यूज़, सो एंड सो डेवलपर, सो एंड सो प्रोजेक्ट, सो एंड सो लोकेशन, सो एंड सो सेक्टर, पूरा पर्चा चिट्ठा आपके सामने आएगा। किसने कितने पैसे दिए थे, क्या कंप्लेंट हुई, क्या एक्शन हुआ, कई सारे कोर्ट की हियरिंग के नोटिस भी दिखेंगे आपको, उसमें क्या डिस्प्यूट था वो आप सब पढ़ सकते हैं। तो ये आप ज़रूर करिए। अगर आप बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहे हैं डेवलपर का या प्रोजेक्ट का, तो फिर आप अपने पैर पे दोबारा कुल्हाड़ी मारो, तो ऐसा मत करिए। तो वो ज़रूर करिए बैकग्राउंड चेक। आप इंटेलिजेंट प्रॉम्प्ट दीजिए सिस्टम में। और दूसरा, आप बात करिए जो लोग वहाँ आपको टॉप के 5-6-10 डीलर दिख रहे हैं 99 एकड़ या मैजिक ब्रिक्स पे, एक फ़ोन घुमा के ज़रूर बात करिए। हो सके तो मिलिए भी उनको और बोलिए कि आप सोच रहे हैं प्रोजेक्ट लेने के, क्या ये लेना चाहिए, क्या ये रेट ठीक है, क्या नहीं है, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको एक इंसान जिसका रोज़ का उठना बैठना है, जो 10-15-20 साल से यही काम कर रहा है, उसका इनपुट आप ज़रूर लीजिए। उससे जो जो आप सीख सकते हैं वो सीखिए। इसके अलावा आपका जो एसेट है, आप उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर है। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आप मत खरीदिए। अगर आपके पास सरप्लस फंड्स नहीं है, या अगर आपको ईएमआई आप लेंगे और लोन आपको भारी पड़ेगा अपने रोज़ के खर्चे चलाने में, तो प्रॉपर्टी आपके लिए सही नहीं है। आपको अगर सरप्लस इनकम है तभी आप एक क्वालिफाइड बायर हैं। अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, कुछ एसेट्स, आप अगर आपको लो रिटर्न मिल रहा है, तो आपने कोई भी इमोशनल डिसीजन में या कोई अच्छी सुंदर सी एडवर्टाइजमेंट देख के, या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा किसी ने मार्केटिंग करी उसको देख के, आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर करिए, पर अपने चाहने वालों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर उसका जिक्र करिए और पूछिए क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि वो हो सकता है आपको एक ऐसा नज़रिया दे, आपके शुभचिंतक जो हैं वो एक ऐसा नज़रिया आपको देंगे जो आपने नहीं सोचा होगा। करेक्ट। उसके बारे में आप ज़रूर पूरा मार्केट रिसर्च करिए। कोई भी इमोशनल डिसीजन मत लीजिए, और अपना आउटफ्लो देखिए कि आपकी ईएमआई जो जाएगी आपके रोज़मर्रा के खर्चे में बाधा तो नहीं डालेगी। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। सर, रियल एस्टेट लिक्विडिटी है लोग बोलते हैं, क्या ये सच है? रियल एस्टेट अगर सही लोकेशन पे है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट आपने देखा है, जो पॉलिसीज़ आप पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट की, अगर आप न्यूज़ आर्टिकल्स फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को अपडेटेड रख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पे या प्रिंट न्यूज़ पे, और आपने कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स देखी हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बूस्ट है गवर्नमेंट का, दैट इज़ अ गुड लोकेशन। वो एसेट अगर अच्छी लोकेशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है, मेट्रो कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, कमर्शियल कॉर्पोरेट हब्स आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, रेजिडेंशियल बिल्डर्स की लाइन लगी हुई है, तो वो कह सकते हैं अच्छी लोकेशन में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवर्स के साथ वो प्रॉपर्टी लिक्विड है। लिक्विडिटी
आपको मिल सकती है क्योंकि डिमांड भी रहेगी। आप जब चाहें बेच सकते हैं, जब चाहे बेचेंगे तो एक प्रीमियम भी आपको मिलेगा अच्छा। पर लोग इतना रिसर्च नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और फिर प्रॉपर्टी को एक खिताब दिया जाता है, एक जैसे वो बोलते हैं ना, टाइप कास्ट किया जाता है, एक टाइप कास्ट करके आपको एक नाम दिया जाता है कि प्रॉपर्टी में आप डालेंगे, जीवन की जमा पूंजी डालेंगे, डाल तो लेंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी दूर के जंगल में प्रॉपर्टी में ले रहे हैं क्योंकि आपके जीजा ने ले ली, या आपके बहनोई ने ले ली, या आपकी ननद ने ले ली, या आपके किसी भांजे भतीजे ने ले ली, कहा जी ले लो, आंख बंद करके ले लो, ये जानकार है मेरा, ले लो। दैट इज़ एन इमोशनल डिसीजन विदाउट एनी लॉजिक। कई लोग ऐसे इमोशनल डिसीजन लेते हैं, अपनी रिश्तेदारी को ध्यान में रखते हुए वो ऐसे डिसीजन लेते हैं, और रिसर्च नहीं करते हैं, एडवोकेट की सलाह नहीं लेते हैं, फिर पछताते हैं कि लिक्विडिटी नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर्टी का, बेचारी सीधी सादी प्रॉपर्टी, उसका क्या दोष, आपने रिसर्च नहीं किया। रिसर्च नहीं किया, अपना होमवर्क नहीं किया। तो आप अगर रिसर्च नहीं कर रहे हैं और फिर ब्लेम कर रहे हैं कि मेरा एसेट लिक्विड नहीं है, मेरे तो पैसे डूब गए, पैसे फंस गए, तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं इसके, क्योंकि आपने सही लोगों से बात नहीं करी, सही लोकेशन स्कैन नहीं किया। कभी भी जल्दबाजी ना करें, इन्वेस्ट विद अ लॉट ऑफ कॉशन। अगर आप जांच पड़ताल नहीं करेंगे, आपकी जीवन की जमा पूंजी है। Correct. पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं, पर पैसा गंवाना बहुत आसान है। किसी के कहने में आके, अपने शुभचिंतकों से बिना सलाह मशवरा किए, एडवोकेट से बिना सलाह मशवरा किए, बिना गूगल किए, बिना चैट जीपीटी, बिना क्लॉड। तो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, करेक्ट। है ना। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था। भैया आप डिजिटल एज में कह रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे 50 शॉर्ट्स आप देख रहे हैं, 50 व्हाट्सएप फॉरवर्ड देख रहे हैं, तो आप ये तो मत ही बोलिए कि आपको पता नहीं था। किसी भी उम्र में सीखने को है बहुत कुछ। आजकल सबसे ज़्यादा डेटा यूसेज सीनियर सिटीजन्स कर रहे हैं, पर क्या क्या देख रहे हैं हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत ऊंचे वॉल्यूम पे देखते हैं, और क्या देखते हैं, कई बार वो नकारात्मक चीज़ें देखते हैं। सिमिलरली यूथ भी आप देखिए, अगर किसी का मन भटका हुआ है तो वो हर तरह की चीज़ें देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी हैं सोशल मीडिया में, बट देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो पॉजिटिव भी हैं। तो आप सकारात्मक दृष्टिकोण से सही बुद्धिमान चीज़ें देखिए, आप खुद ही बुद्धिमान बन जाएंगे। सर चाइना ने गोल्ड ईटीएफ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन की है, इसका रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट देखेंगे? तो हम देखें कि इंडिया में ग्रोथ ड्राइवर्स बहुत हैं। अभी पूरी दुनिया की, पूरे विश्व भर की नज़रें इंडिया पे ही टिकी हैं, एंड लकीली वी हैव वेरी स्टेबल गवर्नमेंट इन प्लेस। तो हिंदुस्तान में आप इन्वेस्टमेंट जितनी करेंगे वो सही मायने में आप सेफ रहेंगे। और ग्रोथ ड्राइवर्स बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट बहुत है। जितना काम नेशनल हाईवेज में हुआ है पिछले 15-20 सालों में, उतना कई सालों में नहीं हुआ। इनफैक्ट नेशनल हाईवेज कनेक्टिविटी लोग अब प्रेफर करते हैं, क्योंकि सबके पास आजकल एसयूवीज हैं। दिल्ली मुंबई जो किसी ने सुना नहीं था, वो भी आजकल लोग हाईवे पे गाड़ी ले जा रहे हैं। दिल्ली गोवा ले जा रहे हैं, गोवा मुंबई ले जा रहे हैं। एंड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी बूस्ट हो गई है कि लोग गाड़ी ले जाते हुए भी डर नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि रास्ते में रुक के भी उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी। और इसके अलावा रियल एस्टेट जहाँ जहाँ है, तो आपने पूछा इसका गोल्ड ईटीएफ्स का, और वो तो एसेट क्लास हमेशा आपकी फैमिली में जो कंसेंसस है इन्वेस्टमेंट्स का, भले वो प्रॉपर्टी हो, ज्वेलरी हो, या फिर शेयर मार्केट हो, या म्यूचुअल फंड्स हो, तो वो कॉन्वर्सेशन अलग है, उसके लिए हमें हो नहीं, सकता पर है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जैसे जब भी कोई रिस्ट्रिक्शंस आती हैं गोल्ड के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है, चाहे वो आपकी रियल एस्टेट मार्केट हो, आपके म्यूचुअल फंड्स हो। तो आपका क्या कहना है कि जब चाइना या यूएस में कभी वॉर होती है, तो उस केस में रियल एस्टेट की मार्केट इंडिया में कुछ इम्पैक्ट करती है, या हमारा देश कहता है भैया भाड़ में जाओ, कुछ भी चल रहा है, हमारा तो जो प्रॉपर्टी का चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई, वो चलता रहेगा? तो मैम इसको अगर हम देखें एक लिटरेट पर्सन की दृष्टिकोण से, जी। आसान है बोलना कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो गलत है, वो सोच गलत है। एज ए लिटरेट पर्सन, दुनिया में जो जो चीज़ें हो रही है, हर एक का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सेंटिमेंट पे आता है। भले वो वॉर हो, भले वो ऑयल प्राइस हो, भले वो गोल्ड के रेट्स हो, भले वो डिमांड सप्लाई हो, भले वो कैजुअलिटीज़ हो वॉर की, भले वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हो। आज की डेट में पिछले 3-4 महीने में जितना भी डेवलपमेंट्स हैं, थोड़ी कंट्रोवर्शियल डेवलपमेंट्स है पूरे विश्व भर में,
उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे बाइंग पैटर्न में भी आया है, कहीं ना कहीं बायर सेंटिमेंट पे भी आया है। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली रियल एस्टेट पे बहुत ज़्यादा है। जो लोग सोच रहे थे पिछले 1.5-2 साल में, जो बुल रन चल रहा था कि मतलब पीपल वर वेरी फियरलेस वाइल इन्वेस्टिंग, उन्होंने कहा बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, दिस ग्लोबल स्टेबिलिटी। पर जहाँ भी विश्व भर में जहाँ भी इंस्टेबिलिटी है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स पे आता है, ट्रेडर्स पे आता है, मैन्युफैक्चरिंग पे आता है, और डायरेक्टली इम्पैक्ट ये करता है बाइंग सेंटिमेंट्स को। और बाइंग सेंटिमेंट मतलब जो आदमी पहले 100 रुपये खर्च रहा था बिना सोचे समझे, आज की डेट में 10 रुपये खर्चने से पहले भी वो कम से कम 10 जगह पूछेगा, स्कैन करेगा, अपनी फैमिली में कंसेंसस होगा तो पैसा डालेगा। अगर फैमिली में किसी भी 1 या 2 व्यक्ति के मन में डर है तो वो नहीं डालेगा। ये इम्पैक्ट है ग्लोबल न्यूज़ का, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ जो है, हम 10 रुपये और 100 रुपये की बात कर रहे हैं, यही बात करोड़ों में होती है। जिसकी इनकम, जिसके खर्चे करोड़ों में है, वो भी 10 लोगों से पूछ के ही करता है खर्चा। तो इम्पैक्ट आता है इम्पैक्ट मार्केट में, आता है। sentiments। सेंटिमेंट इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल। बाइंग सेंटिमेंट इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल। जो जो उनको परेशानियां हैं डे टू डे ट्रेडिंग में, डे टू डे ग्लोबल ऑपरेशंस में, डे टू डे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, आपको बोला जा रहा है आपके प्रधानमंत्री से कि आप गोल्ड मत खरीदिए अगर ज़रूरी नहीं है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। पड़ता है। सो ग्लोबल वॉर सिचुएशन हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइफ। और अगेन हम ये नहीं बोल सकते हमने देखा नहीं, हमने सोचा नहीं, सुना हमने नहीं, पता नहीं था, correct। क्योंकि हमें न्यूज़ तो देख ही रहे हैं सब। Correct, correct। न्यूज़ डेली लोग ट्रैक कर रहे हैं और इसके इतने सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, सो इट डायरेक्टली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन बाइंग सेंटिमेंट। सर, इंडिया में सडनली एक शिफ्ट देखा है लास्ट 2-3 इयर्स में कि लोग यूएई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ये क्या सही इन्वेस्टमेंट है? आपकी क्या एडवाइस है? तो पिछले 4 से 5 महीने में जो कुछ हुआ था यूएई में, हम सबको पता ही है। करेक्ट। लोगों ने सोचा नहीं था, और कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डाइवर्ट हुए हैं सिंगापुर जैसी जगह में, डाइवर्ट हुए हैं सेफर प्लेसेस लाइक यूएस इकोनॉमी या फिर लंदन जैसे शहरों में। सो ये बाइंग बिहेवियर होता है खासकर मिलियनर्स और बिलियनर्स का, कि जहाँ भी थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो नेचुरल सी बात है, इन्वेस्टमेंट्स वहाँ से बाहर चली जाती हैं। ऐसा हुआ है दुबई में, बट दुबई बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट, वेरी रोबस्ट मार्केट, और पूरे विश्व भर में इसको फाइनेंशियल कैपिटल करार दिया जा रहा था पिछले 4 से 5 सालों में, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हुई भी हैं लोगों की। सो सेंटिमेंट का इम्पैक्ट थोड़े महीनों का रहता है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। डेवलपर्स के वहाँ बहुत सारे स्ट्रेंथ्स हैं, और जो लीगल सिस्टम है वहाँ पे बहुत सेफ गार्ड करता है कस्टमर्स के पैसे को। तो आज की डेट में भी दुबई बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है। आई एम वेरी बुलिश अबाउट दुबई। हैविंग सेड दैट, इंडियन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है दुबई में, और दुबई की इकोनॉमी को चलाने में इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशी, श्रीलंकन्स, जो पीपल ऑफ कलर हैं, सबका बहुत इम्पैक्ट है। तो वहाँ पे आपको कभी भी जाके ये नहीं लगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आए हैं, क्योंकि हर दूसरा तीसरा बंदा हिंदी बोलता इंडियन है, है, हिंदी या है। हिंदी से मिलती जुलती कोई भाषा बोलता है। तो उसमें आपको अपनापन दिखेगा, और लीगल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लीगल सिस्टम इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्राइम का रेट बहुत कम है, और क्रिमिनल एक्शन स्विफ्ट है, इमीडिएट है। इसलिए सिस्टम क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट बना हुआ है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी सेफ प्लेस। बट हैविंग सेड दैट, इंडिया इज़ ऑन अ ग्रोथ पाथ, इंडिया इज़ द ग्रोथ स्टोरी। तो हमारा पहला निष्कर्ष यही होता है, पहला हमारा एडवाइस, सलाह मशवरा ये होता है कि आप हिंदुस्तान में डालिए पैसा, बिकॉज द इकोनॉमी इज़ इन अ ग्रोथ स्टेज, देयर इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सबसे ज़्यादा ये कंफर्ट है इन्वेस्टर को, बिजनेसमैन को, और आम आदमी सिटीज़न को, कि आपके सभी देशों से संबंध, रिश्तेदारी और ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप खुले खुले मन से, बिना किसी टेंशन के आप काम कर सकते हैं, और कोई रोक टोक नहीं आएगी आपको वॉर की वजह से या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए। सर, एनआरआई जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, या क्या कंसर्न्स आपके पास आते हैं? So NRI buying sentiment is a very very सेंसिटिव रिलेशनशिप। वो इसलिए क्योंकि वो 10 बार सोचते हैं आपको फ़ोन कॉल करने के पहले, और रेस्ट एश्योर्ड आपका प्रोफाइल लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल,
वो सब स्टडी करके आपको एक ईमेल आएगा या आपको एक फ़ोन कॉल आएगा। बिना आपका रिसर्च किए वो आपको कॉल भी नहीं करेंगे। तो अगर आपकी डीलिंग एनआरआई से अच्छी है तो आप उनको पहले आप एक अपनापन, एक दोस्ती, एक प्रेम संबंध जोड़ेंगे उनके साथ, और वो पूरे मार्केट से 10 कदम आगे चलते हैं वो, बिकॉज दे आर वेल रेड, वेल एजुकेटेड, वेल आर्टिकुलेटेड। और अगर आप उनकी क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है वो आपसे बात करना ही बंद कर देंगे। दे आर हाईली एजुकेटेड, हाईली वेल ट्रेन्ड एंड समटाइम्स हाईली इमोशनल एंड हाईली पेट्रियोटिक पीपल आई हैव नोटिस्ड। जितना प्रेम भाव उनके उनके मन में है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि उनकी पैदाइश, उनकी एजुकेशन हिंदुस्तान में है, और आज भी जो रेमिटेंस वो भेजते हैं बाहर से, भले वो यूएई हो, यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कहीं भी हो, वो रेमिटेंस अपने घर वालों को ही भेजते हैं और हिंदुस्तानी रुपए में ही रेमिटेंस जाता है उनका। तो उनका प्रेम भाव, उनकी देशभक्ति अभी भी जीवित है, और अपनापन और प्रेम भाव उनके मन में है हिंदुस्तान के लिए। अगर आप उस सेंटिमेंट को कैच कर सकते हैं एंड यू कैन गिव देम अ लॉजिकल एंड एजुकेटेड एक्सप्लेनेशन फॉर रियल एस्टेट एनालिसिस, तो जाहिर सी बात है वो आप ही से लेना पसंद करेंगे। तो इट्स अ मिक्स ऑफ इमोशनल, प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल एंड नॉलेज। यू कैन नॉट से आपको पता नहीं था, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। नॉलेज में आप उनसे बहस ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि उनकी नॉलेज हमसे कहीं ज़्यादा है, उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा है। और जिन लोगों में उठना बैठना है उनका, अगर आप उनके जीवन में कुछ ऐसी बात बोल सकते हैं जो उनको नहीं पता थी, तो वो हमारे लिए डिफरेंशिएटर है, और वो हमारे संबंध को और ज़्यादा सीमेंट करेगा। करेक्ट सर। भारत सरकार ने रजिस्ट्री के लिए बहुत सारे नियम बताए हैं, अभी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। आप जनता को कुछ बताना चाहेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं? रजिस्ट्री के लिए देखिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन डोमेन में है ये, तो रजिस्ट्री में चेंजेस जो हैं आपके, नॉर्मली मैन और वुमेन के अलग अलग रेट्स रहते हैं रजिस्ट्रेशन के, और ये डिपेंड करता है माइक्रो मार्केट पे, डिपेंड करता है जोग्राफिकल लोकेशन पे। अभी क्या है कि प्रोसेस जारी है डिजिटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स के लिए। इसके लिए भी बहुत ऑपोजिशन हो रहा है, बिकॉज ये बहुत ह्यूमंगस टास्क है, जो कई आपके 150-200 साल के भी रिकॉर्ड्स हैं। प्रॉपर्टी चेन को सब कुछ डिजिटल करना ये आसान बात नहीं है, और अगर ये अवेलेबल हो जाए, क्योंकि बाहर के देशों में होता है ऐसा, बाहर के देशों में ऐसा भी है, अगर आप प्रॉपर्टी के सबब को सर्च करेंगे और आप इसको वैल्यू डाल देंगे किसी प्रॉपर्टी वेबसाइट पे, तो एक्चुअल मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वो आपको दिखा देगा। उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उस पर कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता, और पूरा का पूरा पर्चा चिट्ठा उनके सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में आ जाता है। तो हमारे सिस्टम अभी भी इतने एडवांस नहीं है कि प्रॉपर्टी की लीगल लायबिलिटी, प्रॉपर्टी का क्लियर टाइटल, अगर ये सच्चाई हो जाती है कि क्लियर टाइटल और सारे के सारे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, चेन ऑफ ओनरशिप अगर हो जाती है, अगर ये आपको एक सिस्टम पे दिखनी शुरू हो जाए, भले ही आप पेड एक्सेस हो इसका, दैट विल बी अ गेम चेंजर। तो आज की डेट में रेरा में भी प्रोविजंस हैं कि आपको एस्क्रो अकाउंट में पैसा डालना है, और रजिस्ट्रेशन रेट्स वेरी होते रहते हैं। कई कॉलोनीज ऐसी भी हैं दिल्ली में जहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है वो सर्कल रेट से बहुत कम है, क्योंकि रेजिडेंट्स ने लड़ झगड़ के सर्कल रेट बढ़ा दिया था, कहते नहीं हम तो बड़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है। ऐसा कुछ कॉलोनीज में दिल्ली में चैलेंज आ रहा है। सो गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर प्रोन टू चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। एज अ सिटीजन हम चाहें तो रेजिडेंट्स एकजुट होकर पिटिशन भी डाल सकते हैं अगर उनको कोई ग्रीवेंस है किसी गवर्नमेंट पॉलिसी से। और कुछ एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं कहूँगा कि कुछ डूबियस स्कीम्स भी निकली थी, जैसे द्वारका की तरफ एल जोन, आर जोन की कुछ कैटेगरीज निकली थी, तो लोगों का पैसा डूबा भी है। तो कई बार गवर्नमेंट स्कीम्स भी, कुछ लॉटरी स्कीम्स भी निकलती हैं, उसमें एलोकेशन मुश्किल भी होता है। तो आप इसलिए इनमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरे टर्म्स एंड कंडीशन आप अच्छे से वेट करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके घर में कुछ बड़े समझदार लोग हैं उनसे भी समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ एक एडवोकेट की सलाह लीजिए। कई बार हिंदी में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कई बार कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लीगल लैंग्वेज होती है, और जाहिर सी बात है आप नहीं समझ पाएंगे, तो लॉयर की सलाह आप ज़रूर लीजिए, बिकॉज यू शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आपको लेने के देने पड़ गए तो उल्टा वो प्रॉपर्टी आपके लिए इलिक्विड हो जाएगी। तो आप प्लीज़ रिसर्च करिए और एडवोकेट की सलाह लीजिए। सर, पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर प्रॉपर्टी बिकना मुश्किल हो गया है अब,
इसके पीछे क्या रीज़न है? किसी के पेरेंट्स थे, उनकी डेथ हो गई और पावर ऑफ अटर्नी है सिर्फ, अब ऐसी प्रॉपर्टी को कैसे बेचें? तो ये गवर्नमेंट का प्रयास भी है कि पावर ऑफ अटर्नी डील्स को इलीगल किया जा रहा है। वो इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का रिकॉर्ड नहीं है, अगर कॉपी नहीं ले पा रहे रजिस्ट्री की, तो वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में चढ़ी नहीं है ऑफिशियली। पहले प्यार मोहब्बत में बिना पेपर वर्क के डीलिंग होती थी ऐसे, बट विदाउट पेइंग स्टैम्प ड्यूटी टू द गवर्नमेंट, विदाउट क्रिएटिंग एनी रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो एक तरह से इलीगल है वो। पर सर गवर्नमेंट हमारे को मीटर दे रही है, पानी दे रही है, उसी प्रॉपर्टी के ऊपर दे रही है। जब रजिस्ट्री की बारी आती है, बेचने की बारी आती है, तो पावर ऑफ अटर्नी वैलिड नहीं है। तो एक आम इंसान क्या करे? ये इसलिए भी है क्योंकि जो काम पहले गलत हुआ है, अगर एक गलती 10 पीढ़ियों से चली आ रही है, जी। सो मिस्टेक इज़ अ मिस्टेक। आप ये नहीं बोल सकते कि आपके सामने किसी का खून हो रहा है और आपने आंखें बंद कर ली, तो खून तो हुआ ना, कत्ल तो हुआ। अगर कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुई तो गलत काम तो हुआ ना। तो इसको करेक्ट कैसे करें? अब किसी के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और पावर ऑफ अटर्नी पे प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, अब वो बिकेगी नहीं, क्या करें? तो रजिस्ट्री इज द ओनली सोल्यूशन। Okay. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, एंटरिंग इनटू अ वैलिड एग्रीमेंट ऑफ सेल, प्रॉपर्टी की आप रजिस्ट्रेशन कराइए, स्टैम्प ड्यूटी दीजिए, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में चढ़ाइए, एंड फॉलो प्रॉपर लीगल ड्यू डिलिजेंस टू क्रिएट वेरी वैलिड चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वो आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। आप लीगल सिस्टम को फॉलो करेंगे। कई बार लोगों के मन में मिसकंसेप्शन होता है कि लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, हमें पिनलाइज करने के लिए, बिना किसी वजह से हमसे पैसे कमाने के लिए। पर लीगल सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस बने हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, ताकि अगर 50 साल बाद हमारे बच्चों को फंड्स की ज़रूरत है तो उनको लिए एक लीगल प्रॉपर्टी टाइटल रिकॉर्ड हो जाए, जिसकी वजह से आने वाले सालों में उनको परेशानी ना हो। अच्छा, मार्केट में इतनी सारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, इन्वेस्टर्स क्लिनिक है, अलग अलग जगह के बिल्डर्स की भी अपनी खुद की टीम बैठी हुई है। एक सही रियल एस्टेट कंसल्टेंट, हम उसका क्या बैकग्राउंड चेक करें और कैसे चूज़ करें कि प्रॉपर्टी लेते वक्त ये कंसल्टेंट मुझे सही, मैंने कंसल्टेंट चूज़ किया है? तो एक इनिशिएटिव ये भी होता है कंसल्टेंट का कि वो अपनी वेबसाइट पे या अपने फेसबुक या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे, आइडियल है कि कंसल्टेंट की वेबसाइट होनी चाहिए, और वेबसाइट पे आप क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स को देखिए। ओके। कोई भी कंसल्टेंट अगर सही काम कर रहा है तो अपने क्लाइंट से टेस्टिमोनियल ज़रूर लेगा। करेक्ट। अगर वो नहीं दिख रहा है उनको, उनकी वेबसाइट पे आपको नहीं दिख रहा है, तो एक रेड फ्लैग है। वो रेड फ्लैग क्यों है? क्योंकि कोई भी बेस नहीं है ऑथेंटिसिटी का। आप ये नहीं जज कर सकते कि इस कंसल्टेंट के अगेंस्ट कोई लीगल केस तो नहीं है, कोई बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड चेक गूगल और क्लॉड और चैट जीपीटी पे भी सर्च कर सकते हैं करेक्ट। कि एनी लीगल केसेस विद सो एंड सो कंसल्टेंट, एनी रॉन्ग डूइंग्स, एनी चीटिंग, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, तो ये आप ज़रूर चेक करिए। और इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, आजकल कोर्ट हियरिंग्स के केसेस भी आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाते हैं। सो ये ज़रूर देखिए। और सबसे ज़्यादा है वर्ड ऑफ माउथ। अगर आपको गट फीलिंग आ रही है कि कोई आपको सही एडवाइस दे रहा है अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, उनका वेब प्रेजेंस देखिए। इसलिए सोशल मीडिया प्रेजेंस क्लाइंट्स का भी देखा जाता है, इन्वेस्टर्स का भी और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का भी। तो टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है रियल एस्टेट बिजनेस में भी। वेबसाइट पे आजकल लोग वीडियो टेस्टिमोनियल भी डालते हैं, कुछ क्लाइंट्स वीडियो टेस्टिमोनियल देते हैं, कुछ क्लाइंट्स लिखित में देते हैं। इसके अलावा आप उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस देखिए। एनी प्रोएक्टिव रियल एस्टेट कंसल्टेंट कैन नॉट से जी अभी कोई 1950 तो चल नहीं रहा कि जी हमारे पास तो ऑफिस ही है, हमारे पास ना तो गूगल है, ना तो इंस्टाग्राम है, ना यूट्यूब है, ना लिंक्डइन है। अगर इस युग में जी रहा है आपका कंसल्टेंट, देन मे बी दे आर नॉट द राइट पीपल, क्योंकि उन्होंने अडेप्ट नहीं किया है टेक्नोलॉजी से। आप ये नहीं कह सकते कि हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तभी क्लाइंट आता है मेरे पास। दैट इज़ अ ओल्ड वे ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज़ ऑब्सोलीट, दैट इज़ डेड नाउ। न्यूज़पेपर ऐड 90% लोगों के घर में न्यूज़पेपर आना बंद हो गया। लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, प्रॉपर्टी पोर्टल्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वीडियोस। वो 10 इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं। अगर आप नहीं हो उनमें से तो आपको फ़ोन कॉल नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अगर आप प्रोएक्टिवली रिसर्च नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रोएक्टिवली वीडियोस नहीं डाल रहे हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनफैक्ट पॉडकास्ट इज़ ऑल्सो एन इन्विटेशन फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। तो अगर आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट पॉडकास्ट पे नहीं आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है शायद उनको इस तरह के इनवाइट भी नहीं आ रहे, और शायद
उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसलिए लोग बुला नहीं रहे उनको। सर, हाई टिकट साइज एंड लो टिकट साइज रियल एस्टेट में सेल्स कैसे क्लोज की जाती है? सो देयर हैज़ टू बी एन एंट्री बैरियर। अगर आप पर्टिकुलर लीग में जाना चाहते हैं, तो अगर कोई मुझसे पूछता है 1 या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, मैं यूजली मना कर देता हूँ, बिकॉज माई मिनिमम टिकट साइज इज़ 3 करोड़ ओके। फॉर आइदर दिल्ली और गुड़गांव। ओके। बिकॉज जितना समय 50 लाख का क्लाइंट लगाएगा, हो सकता है आपके 3, 6 या 10 करोड़ का क्लाइंट उतना समय ना लगाए, बिकॉज टाइम इज़ मनी। जिसको टाइम की कदर है उसको पैसे की भी कदर है। हाउ यू डू एनी थिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग, ये बिजनेस फिलोसफी है। तो अगर किसी के मन में टाइम की कदर है तो आपका समय भी बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए जिसकी बाइंग पावर 50 लाख है, उसकी बाइंग पावर 5 करोड़ या 10 करोड़ नहीं है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग का समय भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। उल्टा जितना समय 50 लाख वाला क्लाइंट लेगा, हो सकता है उससे 1/4 समय कोई 10 करोड़ का क्लाइंट आपसे ले। सो इसलिए टारगेट मार्केट को डिफाइन करना एक कंसल्टेंट के लिए पर्सनली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका उठना बैठना भी उसी लीग में होगा, और उठना बैठना आपका जितने सिलेक्टिव आप रहेंगे अपने टारगेट कस्टमर में, उतना ज़्यादा आउटपुट भी हमारा निकलेगा। सर, कुछ क्वेश्चंस उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये चैनल है एंड जो बिजनेस ग्रोथ पे मूव करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिकॉज यू हैव 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप मेंटर हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? क्या 4-5 चीज़ें हैं रियल एस्टेट में एंटर करने से पहले, ये 4-5 चीज़ें आपको करनी है अपनी ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए? तो कुछ चीज़ें मुझे अपने पिताजी की याद आती हैं। उन्होंने कहा था, तुम बिजनेसमैन किस बात के हुए अगर तुमने मार्केट से उठा के पैसा लिया और अपने दम पे नहीं कमाया। तो कहते, मैं तो तुम्हें तब मानूंगा जब तुम ज़ीरो से शुरू करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लो। तो ये अपने आप में एक चुनौती थी मेरे लिए। बहुत आसान है लोगों को ब्लेम करना कि जी हमें तो फंड चाहिए, फंड्स के बिना कैसे बिजनेस होता है। That is पैसा a- ही नहीं है, बिजनेस कैसे करें? तो असली एंटरप्रेन्योर तो वो है जो बिना किसी पैसे के स्क्रैच से अपना स्टार्टअप शुरू करे। ये कंजर्वेटिव ओल्ड थिंकिंग है कि आपको फंड्स की ज़रूरत है, फंड्स के बिना बिजनेस नहीं चलता। पैसा गंवाना बहुत आसान है। आप फंड ले भी लेंगे ना, वो आपके बिहेवियर को दर्शाएगा कि आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या हैं। जितनी इजीली आपको उस पैसे की कदर नहीं होगी, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी से आया है। उसको गंवाने में समय नहीं लगेगा और उसको कमाने में बहुत समय लगेगा आपको। तो बेटर है आपके लिए कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सकारात्मक चीज़ ये भी है, देयर हैज़ नेवर बीन अ बेटर टाइम टू डू बिजनेस। चाहे दुनिया के सर्कमस्टांसेस कहीं भी हैं, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस कहीं भी हैं, बट अगर आप सच्चाई से, मेहनत से, ईमानदारी से आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, सिस्टम्स आर हेयर टू प्रोटेक्ट अस। आपके लिए रेरा लाइसेंस आप ले सकते हैं, जीएसटी आप बिल्कुल आप लेके रखेंगे। इनफैक्ट जितने भी सिस्टम्स और प्रोसेस बने हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए बने हैं, और इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है। और आप देखें कि अब्दुल कलाम जी ने कहा था that we live in a very friendly universe. So universe is also a result of our perception and our beliefs. And everyone is here to help us. भले आप मदद मांगे तो सही किसी से। अगर आप किसी से मदद मांगेंगे तो वो खुल के आपको मदद करेंगे। Ask and you shall receive. सर, पहला स्टेप क्या होगा? मान लेते हैं कि मैं, क्योंकि नोएडा है, दिल्ली है, गुड़गांव है, हर जगह पे आज की डेट में सोसाइटीज़ बनती ही जा रही हैं, और मेरे को रियल इस्टेट में इंटरेस्ट है, बट आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड, और मुझे शुरू करना है रियल इस्टेट में एज ए ब्रोकर। तो 3-4 चीज़ें जो क्विकली आप एडवाइस करोगे कि ये तो फटाफट कर लो। तो शुरू में आपको थोड़ा एक मेंटरशिप चाहिए, थोड़ी ट्रेनिंग भी चाहिए। इसलिए जो एस्टैब्लिश डेवलपर्स हैं या एस्टैब्लिश कंसल्टेंट्स हैं, कुछ समय आप उनके साथ भी हो सकता है एक एम्प्लॉयमेंट Mentorship लो। सेटअप में मेंटरशिप लीजिए, या फिर आप कुछ समय के लिए उनके टीम मेंबर, उनके एम्प्लॉय बन के भी काम कर सकते हैं। ओके। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास समय और लायबिलिटीज़ नहीं है आपकी इतनी, तो कुछ समय आप एज एन एम्प्लॉय जितना सीखेंगे ना, उतना फिर आप सिखा पाएंगे लोगों को। एम्प्लॉय पीरियड को ऐसा मत लीजिए कि आप एक
बोझ ले रहे हैं कि मैं किसी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। पर जितना आप सीखेंगे उसमें वो बहुमूल्य है, वो आपके जीवन भर आपके साथ रहेगा। तो आप उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लीजिए, एक मेंटरिंग, किसी को अपना आप गॉड फादर मान के चलिए जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जिनकी क्लाइंट डीलिंग अच्छी है, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है। किसी को सम्मान देंगे तो सम्मान आपको भी मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो एक पीरियड होता है जहाँ सरेंडर करना पड़ता है आपको किसी को। सर रियल एस्टेट के अंदर कुछ कोर्सेज हैं या कोई वेबिनार्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्लासेस हैं जो एक आम जनता ले सकती है, आप क्या प्रोवाइड करते हैं? आजकल कई यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जो कि रियल एस्टेट में एमबीए भी दे रही हैं। अच्छा। देयर आर लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ गिविंग दिस कोर्स, कई सारे लोग कर भी रहे हैं। इनफैक्ट रियल एस्टेट की एक ऑर्गेनाइजेशन है RICS, सो दे गिव अ सर्टिफिकेट इन रियल एस्टेट सर्टिफिकेशन ऑल्सो। तो रिक्स का सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र रेरा लाइसेंस जो होता है दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इन इंडिया। ओके। तो उसकी पहले ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसके बाद एक मॉक टेस्ट में आप सर्टन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, उसके बाद आपको बुलाया जाता है महाराष्ट्र में, आप सेंटर चूज करेंगे। तो वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, दैट इज़ ओपन फॉर ऑल। अगर आप महाराष्ट्र रेरा सर्टिफाइड हो जाते हैं तो आप बाकी स्टेट्स में भी एंट्री बैरियर्स धीरे धीरे आ रहे हैं फॉर बिकमिंग रियल एस्टेट सर्टिफाइड रेरा लाइसेंस ओनर। तो महाराष्ट्र रेरा में आपको टर्मिनोलॉजी भी बहुत ज़्यादा सिखाई जाएगी रियल एस्टेट के बारे में। उसके लिए आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए और साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेते रहिए ट्रांजैक्शंस का। आप अगर आप वीडियोस नहीं बना रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के रडार पे नहीं है आप क्लाइंट्स के। अगर आप विजिबिलिटी चाहते हैं तो पॉडकास्ट के लिए आप नॉमिनेट करिए अपने आप को। आप थोड़ी पर्सनल ब्रांडिंग, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, न्यूज़ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स आप लिखिए, लिंक्डइन पे आर्टिकल्स लिखिए। क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम करेंगे उसको अपने इंटरप्रिटेशन में अगर आप लिखेंगे प्रोफेशनल फोरम्स में, आप लिंक्डइन पे पोस्ट शुरू कर सकते हैं रियल एस्टेट के बारे में। अगर कोई न्यूज़ आर्टिकल आया है उस पर अपने कमेंट्स दे सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। जहाँ चाह है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। यू कैन लुक एट वेरियस वेज टू एनहांस योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। और अगर आप चाहें तो आप कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे कर सकते हैं जो कि शुरुआत हो आपके लिए, और फिर उन क्लाइंट से टेस्टिमोनियल लीजिए, ऐसे धीरे धीरे करके बिल्ड कीजिए। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी होगा आपको, बिना तपे, बिना गर्मी सहन किए। अब आप कहें कि कोई आप बीज डालेंगे धरती में, वो अचानक ही बड़ा सा पेड़ बन जाए, ये तो नामुमकिन है ना। जब तक उस बीज में आप कल्टीवेट नहीं करेंगे, उस पर पानी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे उसको, वो कहते हैं पौधे में भी सुनने की शक्ति होती है। अगर आप उसको प्यार से सींचेंगे और कंसिस्टेंसी से सींचेंगे, मेहनत से सींचेंगे, तो बहुत बड़ा पेड़ वो अवश्य बनेगा। बच्चा जब पैदा होता है, आप कहें भैया तू बच्चा पैदा हुआ है तो सीधा डॉक्टर बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। बच्चे की परवरिश करेंगे। इसी प्रकार आपका बिजनेस भी है, किसी चीज़ में आप एनर्जी डालेंगे, सूर्य की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपिए पहले। तो चलिए सर, अब रैपिड फायर राउंड पे चलते हैं। तो आपको क्विकली आंसर देने हैं, बिल्कुल नहीं सोचने का टाइम दूंगी, बिकॉज मैं ये बिलीव करती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि निधि मैम, जब मैं एज ए गेस्ट जाती हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो लोग बोलते हैं हम आपको कंटेंट भेज रहे हैं, क्वेश्चन भेज रहे हैं। मैं बोलती हूँ नहीं, आई वॉन्ट टू बी रियल निधि। जो मेरे दिल से दिमाग से निकलता है वो मेरा खुद का एक्चुअल एक्सपीरियंस बोलता है। तो हम क्विकली बात करेंगे, एक लाइन में, रियल एस्टेट या गोल्ड? रियल एस्टेट। ओके। सबसे ओवररेटेड रियल एस्टेट एडवाइस जो लोग देते हैं? प्लॉट्स में पैसे बढ़ते हैं, अपार्टमेंट में नहीं बढ़ता। ओके। आज 1 करोड़ मिलता है, अगर आपके पास 1 करोड़ हो तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? मैं तो जो सबसे बड़ा अपार्टमेंट में अफोर्ड कर पाऊंगा उसमें इन्वेस्ट करूंगा। अपार्टमेंट्स में करेंगे। ओके। एक प्रॉपर्टी जो आप खुद कभी नहीं बेचेंगे? जिस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो। ओके। सबसे बड़ा रेड फ्लैग एक प्रॉपर्टी डील में क्या होता है? कि टाइटल चेन में 5-6 डॉक्यूमेंट मिसिंग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ओके। 2030 तक रियल एस्टेट प्राइस कहाँ होंगे, अप या करेक्शन? देखो हिस्टोरिकली आप ही जा रहे हैं, आप ही होंगे। अप ही होंगे। एक एडवाइस जो आप अपने 20 साल पहले वाले सेल्फ को देते थे कि रियल एस्टेट के बारे में, जो आप 20 साल पहले किसी के बारे में सोचते थे, तो इसको ठीक से करेक्ट करती हूँ, एक एडवाइस जो आपके 20 साल के एक्सपीरियंस से आप जनता को देना चाहते हैं?
सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। ईमानदारी में ही बरकत है। ओके। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में बहुत बार आया था, बिकॉज माई सिस्टर इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, सो मैं बहुत ऑस्ट्रेलिया के हर गांव कूचे हर जगह घूमी हूँ। तो वहाँ जब हम प्रॉपर्टी देखते थे तो हमें लोग बोलते थे कि मैं बोलती थी कि ये प्रॉपर्टी कितने की है, चल किसी कंसल्टेंट से मिलते हैं, या तू क्यों नहीं कंसल्टेंट बन जाती है, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी का इतना वो शौक है। तो बोलते हैं कि यहाँ पे इतनी डिग्री होती है, निधि इतनी इतनी पढ़ाई होती है, ऐसे थोड़ी कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एस्टेट कंसल्टेंट इन US, UK, लंदन? दोबारा क्वेश्चन पूछती, what is the difference between property consultants from US, UK versus India? तो वहाँ के सिस्टम्स भी इस तरह प्लेस में है। वहाँ पे एक तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। बिना लाइसेंस के आप कोई भी मार्केटिंग सेलिंग नहीं कर सकते रियल एस्टेट के। उसका एक बाकायदा रिटर्न एग्ज़ाम होता है। और वहाँ पे ब्रोकरेज स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है। यहाँ पे तो वो आलू प्याज वाला हिसाब है ना, कि यहाँ पे हम जी आपको 1% पे भी बहुत नेगोशिएट करें, खींचा जाने हम तो आधा % देंगे। तो वहाँ पे लेबर लॉज भी स्ट्रिक्ट हैं, और वहाँ पे आपको ईमानदारी और मेहनत की पहचान है। और उसके लिए पैसा आपको देना पड़े तो चुभता नहीं है लोगों को, क्योंकि घूम फिर के वो उनके ऊपर भी वापस आता है। यहाँ पे आप अपने कंसल्टेंट को किस तरह से रुला रुला के कमीशन देंगे, ये हर एक कंसल्टेंट जानता है। तो सिस्टम इसलिए भी प्लेस में है क्योंकि लेबर लॉ स्ट्रिक्ट है, सिस्टम स्ट्रिक्ट है, और सिस्टम को लोग फॉलो करना चाहते हैं। कुछ सालों के बाद यहाँ भी वो सिस्टम आ जाएगा। तो आप लोगों को जब भी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा, दिल्ली NCR में, गुड़गांव, नोएडा, कहीं पे भी, इनफैक्ट दुबई भी, तो आपके साथ आज जो 1 घंटे का हमने डिस्कशन किया वो परीक्षित सर के साथ किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि इनको काफ़ी वास्ट नॉलेज है। मैं जितने टाइम इंटरव्यू ले रही थी एक ही चीज़ देख रही थी कि सर की शायद एक ही चीज़ है जो मुझे अच्छी लग रही है, इस टाइम पे बार बार बोल रहे हैं, ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी। देखो धंधे में ना हम लोग सब डील करते हैं अपने कस्टमर से, जीता वही है जो रियल एस्टेट में हो या बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में हो, जो सच्चाई से काम करता है। आपके कस्टमर्स आपके पास बार बार तब आते हैं जब आप ऑनेस्टी से काम करते हैं, जब आपके रेफरल्स होते हैं, जब आपके एडवोकेट्स मार्केट में घूम रहे होते हैं कि इसी के साथ काम करना है, इसी से डील करनी है, वो आप अपनी एक मार्केट वैल्यू क्रिएट करते हो। परीक्षित सर ने मार्केट के अंदर अपनी बहुत वैल्यू क्रिएट की है। अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली NCR में कहीं पे भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और एक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहते हैं, तो जितने बड़े इंटरव्यू के अंदर हमने सारी बातें बताई हैं कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है परीक्षित सर। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए, डायरेक्ट इनसे मीट कीजिए। लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो आपने अगर गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, हार्ड एंड मनी आपकी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। तो परीक्षित सर को फॉलो कीजिए, हमारे पॉडकास्ट को देखते रहिए। कुछ भी क्वेश्चन होंगे आप परीक्षित सर से पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षित सर से दोबारा बुलाया जाए और कुछ और क्वेश्चंस लिए जाएं, बने रहें सेल्स बाय निधि पर। जल्दी मिलती हूँ, इस पॉडकास्ट को लाइव करती हूँ, आप सबसे मिलने के लिए दोबारा आती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।